Hello everyone, welcome to the NCERT explanation series. Make sure that you watch the video at 1.25x. So let's get started without wasting any time. So हमने लास्ट टर्न पे यहाँ तक पढ़ लिया था कि मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावर्स में एनिमल्स का एनिमल के थ्रू पॉलिनेशन होता है। अब उसमें थोड़ा सा स्पेसिफिसिटी ला रहे हैं। ओके, सो द मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर लार्ज। ज़्यादातर जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं वो लार्ज होते हैं, कलरफुल होते हैं और फ्रेगनेंट मतलब कि स्मेल होते हैं, और रिच इन नेक्टर। नेक्टर उसमें ऑब्वियसली एक रहेगा क्योंकि उसको रिवॉर्ड, नेक्टर इज लाइक अ रिवॉर्ड, एक रिवॉर्ड है कि तुम मेरे लिए मेरे जैसे फ्लावर है तो फ्लावर के पास वो आएगा, और फ्लावर के पास जब वो आएगा कौन, वो कौन, एनिमल, तो उसके लिए एक नेक्टर है, वो नेक्टर को कलेक्ट करने आएगा, तो दैट्स रिवॉर्ड कि तुम कलेक्ट करने आओगे तो तुम्हें नेक्टर मिलेगा, तो वो एक रिवॉर्ड सिस्टम है। तो when the flowers are small, a number of flowers are clustered into an inflorescence to make them conspicuous। मतलब अगर फ्लावर जो होता है वो मान लीजिए बहुत छोटा सा है, तो ऐसा हो सकता है कि छोटे 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 बहुत सारे ग्रुप छोटे छोटे का मिलकर के क्या बना रहा है, एक बड़ा फ्लावर बना रहा है। तो वी आर गोइंग टू गेट अ बिग फ्लावर, हमें एक बड़ा फ्लावर मिलेगा, एज अ रिजल्ट टोटल बड़ा फ्लावर मिलेगा। अगर छोटे छोटे हैं तो वो क्लस्टर बन जाएगा, एक ग्रुप बन जाएगा फ्लावर्स का, जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस, टू मेक देम कंस्पिकुअस मतलब नोटिसेबल, है ना। ओके, जो नोट करा जा सके। देखिए, एनिमल्स आर अट्रैक्टेड टू द फ्लावर्स बाय कलर और बाय फ्रेगनेंस। या तो वो ब्राइट कलर्स को ऑब्जर्व करते हैं, उससे अट्रैक्ट होते हैं, या फिर फ्रेगनेंस, स्मेल से अट्रैक्ट होते हैं। द फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय जो फ्लाइज से होते हैं या बीटल से होते हैं, सिक्रीट फाउल ऑर्डर। फाउल मतलब बहुत गंदी सी बदबू, जो है स्मेल जो होती है वो रिलीज करते हैं टू अट्रैक्ट दीज एनिमल्स, क्योंकि ये एनिमल्स जो है उसी से अट्रैक्ट होते हैं। कौन, फ्लाइज यानी कि मक्खी वगैरह जो होती है, और बीटल्स मतलब कि जैसे कि लेडी बर्ड्स वगैरह जो होती है, बीटल्स है ना। ओके, टू सस्टेन एनिमल विजिट्स, सस्टेन का मतलब है प्रॉपर एनिमल जो है वो बार बार आता रहे। द फ्लावर्स हैव प्रोवाइडेड रिवॉर्ड्स टू द एनिमल्स, तो उन्हें बदले में रिवॉर्ड मिलता है, जैसे कि नेक्टर मिल गया, पोलन ग्रेन आर द यूजुअल फ्लोरल रिवॉर्ड्स। तो नेक्टर और पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो उनके लिए रिवॉर्ड होते हैं, मतलब वो आएंगे और अपना रिवॉर्ड नेक्टर कलेक्ट करेंगे, लेकिन साथ ही साथ उन्हें क्या दे दिया जाएगा, उनकी बॉडी पे क्या चिपका दिया जाएगा, पोलन ग्रेन उनकी बॉडी पे चिपका दिया जाएगा। तो उनकी बॉडी पे तो पोलन ग्रेन चिपक गया, मान लीजिए यहाँ से कोई आया था, उसकी बॉडी पे हमने चिपका दिया। अब जब वो उड़ के दूसरे फ्लावर के पास जाएगा कि भाई मैं तो यहाँ से भी कलेक्ट कर लेता हूँ नेक्टर, तो उसकी बॉडी से, उस इंसेक्ट की बॉडी से अब वो पोलन ग्रेन गिर जाएगा। तो जैसे मान लीजिए ये वाला पर्टिकुलर एनिमल है, इसी पर्टिकुलर पार्ट पे यहाँ पे इसकी बॉडी पे वो पोलन ग्रेन अटैच हो जाएगा। अब ये जब दूसरी बार कहीं जाएगा, दूसरे फ्लावर पे जाएगा, यहाँ से वो पोलन ग्रेन मोस्ट लाइकली गिर जाएगा, या यहाँ नहीं गिरेगा तो किसी अगले पे गिर जाएगा, है ना। तो दूसरे पोलन, दूसरे स्टिग्मा पे वो लैंड गिर जाएगा, और वहाँ इस तरीके से पॉलिनेशन हो जाएगा। For harvesting the rewards from the flower, the animal visitors comes in contact with the anther, anther contact में आते हैं, and the stigma। तो anther और stigma के contact में आते हैं ताकि उनको reward यानी कि nectar मिल सके। The body of the animal gets a coating of the pollen grain, उनकी body जो है वो pollen grain में पूरी ढिला दी जाती है, ये flower काम करता है ये, which are generally sticky in animal pollinator flowers। मतलब pollen grains जो होते हैं, अगर insect से pollination कराना है तो insect तो आएगा, अब पॉलन ग्रेन को उसके ऊपर चिपकाना भी है इंसेक्ट के ऊपर, तो ऐसे में मतलब इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स में जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, जनरली स्टिकी नेचर के होते हैं, चिपचिपे होते हैं, कि जैसे एक बार एनिमल ने पैर रखा उसके पैर पे चिपक गए, है ना। When the animal carrying the pollen on its body come in contact with the stigma, अब जब वो स्टिग्मा के कांटेक्ट में आते हैं तो वहां पर क्या हो जाता है, पॉलिनेशन हो जाता है, पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे वहां पे लैंड चिपक जाता है, क्योंकि स्टिकी है, तो वो इस बार स्टिग्मा से चिपक गया, और इस तरह से क्या हो गया, पॉलिनेशन हो गया। ठीक है, ओके। इन सम स्पीशीज फ्लोरल रिवॉर्ड्स आर इन प्रोवाइडिंग सेफ प्लेसेस टू ले एग्स। मतलब जो एनिमल है वो आता है, लेकिन पॉलिनेशन तो कर देगा, लेकिन वो आ क्यों रहा है, नेक्टर उसके पास है नहीं, वो अंडे देने के लिए आ जाता है कभी कभी, किसी किसी प्लांट में ऐसा होता है। एन एग्जाम्पल इज दैट द टॉलेस्ट फ्लावर ऑफ अमोर्फोफैलस, दैट मतलब ये 6 फीट का एक हाइट में खुद से एक फ्लावर होता है। द फ्लावर इटसेल्फ इज अबाउट 6 फीट इन हाइट, तो 6 फीट बहुत होता है। Similar relationship exists between a species of moth and plant yucca, where both species moth and plant cannot complete their life cycles without each other। मतलब
कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो एग्जिस्ट ही एक दूसरे के लिए कर रहे हैं, मतलब उस पर्टिकुलर पॉलिनेटर की वजह से और खुद। तो पॉलिनेटर और उस प्लांट में एक ऐसी रिलेशनशिप बन जाती है कि वो एक दूसरे के बिना अपनी लाइफ साइकिल को पूरा नहीं कर पाते। केवल वही ऑर्गेनिज्म ही उनका रिप्रोडक्शन करा सकता है। कैसे? पॉलिनेशन हो जाएगा, एक बार पॉलिनेशन हो गया, फिर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन, फिर उसका क्या बनेगा? एक सीड बनेगा। तो जब तक पॉलिनेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तब तक सीड नहीं बनेगा, यानी कि उसकी लाइफ साइकिल क्या रहेगी? अधूरी रहेगी। ये कहने का एक मतलब है। तो लाइफ साइकिल कब पूरी होगी? जब पॉलिनेशन होगा। और पॉलिनेशन इस यक्का प्लांट में जो है वो कैसे होगा? केवल और केवल एक पर्टिकुलर स्पीशीज है मौत की, वही कर सकता है। तो अगर वो स्पीशीज मौत की नहीं मिली, तो उसका मतलब वो यक्का प्लांट जो है वो ये फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, सीड नहीं बनेगा, उसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं होगा। ठीक है। Cannot complete their life cycles without each other. The moth deposits its egg in the locule of the ovary, and the flower in turn gets pollinated by the moth. तो moth जो है उसके फ्लावर में अपने एग्स को ले करता है, और इन टर्न बदले में जो मॉथ है वो पॉलिनेशन कर देता है, क्योंकि वो जगह जगह हर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाता है, ये चेक करने के लिए कि पहले से तो कोई मॉथ नहीं है प्रेजेंट है, और जो जिस एरिया में जिस फ्लावर में वो जा रहा है, क्या वो फ्लावर सेफ है? तो द लार्वा ऑफ द मॉथ कम आउट ऑफ द एग्स, एग में से बाहर निकलते हैं, एंड द सीड्स स्टार्ट डेवलपिंग। और जैसे लार्वा जो होते हैं मॉथ के, वो जैसे ही एग से बाहर निकलते हैं तो उसके सीड भी डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं। दोनों के दोनों एक साथ, दोनों इवेंट एक साथ होते हैं, ये कहने का मतलब है। तो इसका मतलब हम ये देख रहे हैं कि जो पॉलिनेटर है, मतलब जो पॉलिनेशन कर रहा है, प्लस जो प्लांट है, वो एक दूसरे को हेल्प आउट कर रहे हैं कि भाई तुम मेरा ये काम कर दो, मैं तुम्हारा ये काम कर। तो दिस इज एग्जाम्पल कि दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। अब ऐसे में क्या हम ये रिलेशनशिप को सिम्बायोसिस, जिसको सिम्बायोसिस पता है उसको पता लग जाएगा कि सिम्बायोसिस बोल सकते हैं। फिलहाल इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिलेशन के लिए हम इसको भी सिम्बायोसिस तो नहीं बोलेंगे। ठीक है, हम इसको फिलहाल सिम्बायोसिस तो फिलहाल नहीं बोलेंगे। लेकिन अब सिम्बायोसिस क्यों नहीं बोलेंगे? देखिए, सिम्बायोसिस इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है ना, लेकिन हाँ बेनिफिट तो प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर केवल और केवल आप यही स्पीशीज को देख रहे हैं तो यस, यू कैन कॉल इट सिम्बायोसिस। लेकिन अगर आप पॉलिनेशन की बात कर रहे हो, पॉलिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर ये हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि पॉलिनेशन में तो और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो पॉलिनेशन में इंसेक्ट वाला वो एक सिम्बायोसिस नहीं आएगा। ठीक है, ओके। अब आता है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। अब ये आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस मतलब ये है क्या बेसिकली? तो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले ब्रीडिंग का। इसका कॉन्सेप्ट है ब्रीडिंग का। अब ये ब्रीडिंग का क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए, ब्रीडिंग का मतलब यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। अब कोई भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है तो वो दो, इसमें भी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी कह रहे हैं कि भाई दो टाइप्स हो गए। दो टाइप कैसे? हमने तो रिप्रोडक्शन के जी दो टाइप पढ़े, या तो ए सेक्सुअल या सेक्सुअल। अब हम कह रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी दो टाइप्स है। या तो आप पढ़ोगे इन ब्रीडिंग, या फिर आप पढ़ते हो आउट ब्रीडिंग। अब ये इन ब्रीडिंग आउट ब्रीडिंग क्या है? और डिवाइसेस, यहाँ पे लिखा हुआ है डिवाइसेस। ये डिवाइसेस का मतलब क्या है? डिवाइसेस का यहाँ पर तो मतलब है मेथड्स। क्या मतलब है? मेथड्स, कि कौन कौन से तरीके हैं। तो ये इनब्रीडिंग का मतलब क्या है? इनब्रीडिंग का मतलब होता है क्लोज रिलेटिव्स। क्लोज रिलेटिव्स का मतलब मैं बता देता हूँ। अब जैसे प्लांट है, तो प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा रहे हैं, प्लांट में मान लीजिए इनब्रीडिंग करा रहे हैं, तो उसमें क्लोज रिलेटिव्स का मतलब क्या हो गया? मतलब जिनका डीएनए जो है ना वो रिलेटेड है, जिनके डीएनए में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज है, कुछ ज्यादा ही सिमिलैरिटीज है। आउट ब्रीडिंग का मतलब ये है कि वो नॉन रिलेटिव है और उनके डीएनए में सिमिलैरिटीज बहुत कम है, और इनके डीएनए में सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा है। तो डीएनए की, हम डीएनए के बारे में बात नहीं कर रहे, डीएनए के अंदर जो सिमिलैरिटीज है उसकी बात कर रहे हैं। सिमिलर डीएनए बहुत ज्यादा है, और इसके अंदर जो हमें आउटब्रीडिंग में सिमिलर डीएनए जो है वो बहुत कम है मेल और फीमेल के बीच में। अगर हम ह्यूमंस में फॉर एग्जांपल बात करें, तो जैसे कि क्लोज कजन्स के बीच में मैरिज है ना, इस तरीके का हो गया, तो उसको इनब्रीडिंग बोलेंगे। या सिबलिंग्स, किसी किसी पर्टिकुलर ट्रेडिशन में हमें मिलेगा सिबलिंग्स के बीच में, भाई बहन के बीच में मैरिज, या इजिप्शियंस में हमें
हमने पढ़ा है कि भाई बहन के बीच में मैरिज, सिबलिंग के बीच में मैरिज हो जाती थी। तो उस चीज़ को हम प्लांट में या फिर किसी और अगर हमें मिला तो हम उसको क्या बोलेंगे, इनब्रीडिंग बोलेंगे। और आउटब्रीडिंग का मतलब क्या हुआ, अनरिलेटेड स्पीशीज। मतलब फॉर एग्जांपल ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि इंडियन ने अफ्रीकन से शादी कर ली है, एक इंडियन ने कैनेडियन से या फिर फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलियन से शादी कर ली, तो ये आउटब्रीडिंग हो गया। आउटब्रीडिंग का एग्जांपल मतलब अनरिलेटेड। ठीक है, ओके। तो इनब्रीडिंग से क्या होता है, आउटब्रीडिंग से क्या होता है, ये समझ लेते हैं। टेक्निकली अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी, इनब्रीडिंग से जेनेटिक डिजीजेस जो है उनके चांसेस ज्यादा, जेनेटिक बीमारियों के चांसेस ज्यादा हैं टेक्निकली। आउटब्रीडिंग में जेनेटिक डिजीजेस तो बहुत कम होंगी, है ना, ये तो है। साथ में जो ऑर्गेनिज्म है वो ज्यादा एडवांस हो जाएगा, वो एडवांसमेंट उसकी और ज्यादा हो जाएगी, मतलब वो और ज्यादा इंप्रूव होगा। लेकिन इनब्रीडिंग के केस में हम ये देखते हैं कि नंबर तो बढ़ जाएंगे उसके, कि वो ठीक है रिप्रोडक्शन करा उसने, मतलब प्लांट है उससे 2-3 प्लांट और बन गए, लेकिन उसको प्लांट को डिजीज ज्यादा रहेगी। डिजीज फॉर एग्जाम्पल वो जल्दी मर जाएगा प्लांट। और अगर प्लांट जैसे शुगर केन की अगर बात करें, शुगर केन में अगर फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं जैसे, तो मान लीजिए शुगर केन या कोई सा भी और पर्टिकुलर हुआ, तो उसके अंदर हम देखेंगे कि टेम्परेचर के लिए टॉलरेंस कम से कम होती चली जाएगी। मान लीजिए एक क्रॉप थी, वो एक पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर को झेल सकती है, 30 से 40 डिग्री सेल्सियस वो झेल सकती थी क्रॉप, है ना। अब उसमें हम सेल्फ पॉलिनेशन कराए जा रहे हैं, सेल्फ इन ब्रीडिंग ही कराए जा रहे हैं, है ना, सेल्फ पॉलिनेशन ही कराए जा रहे हैं। तो अब ये देखेंगे कि भाई उसका ना अब एक टेम्परेचर आ गया कि 33 डिग्री सेल्सियस से वो 37 डिग्री सेल्सियस, इसी के बीच में वो जिंदा रहता है। जैसे ही टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस हुआ तो वो प्लांट मर गया। तो ये किसका रिजल्ट है, ये इनब्रीडिंग का रिजल्ट है। आउट ब्रीडिंग में इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। मान लीजिए अगर कोई प्लांट 30-40 पे सर्वाइव करता था अर्लियर, तो इस बार वो 30-40 तक नहीं रुकेगा, इस बार वो थोड़ा सा और इंप्रूव हो जाएगा। उसके लिए इस बार मान लीजिए ऐसा हो जाएगा कि वो 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 45 डिग्री सेल्सियस तक हो जाएगा। ये जस्ट एन एग्जाम्पल, तो वो थोड़ा सा और ज्यादा एडवांस हो जाएगा आउट ब्रीडिंग से। तो इसका मतलब हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हम ये चाह रहे हैं कि अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स का आउटब्रीडिंग करा, है ना। अच्छा, आउटब्रीडिंग को हम एक और चीज बोलते हैं कि आउटब्रीडिंग हम तब भी कराते हैं, मतलब अनरिलेटेड स्पीशीज से हम तब भी कराते हैं अगर मान लो कोई इनब्रीडिंग डिप्रेशन में है। अब ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, इनब्रीडिंग मतलब इनब्रीडिंग वो कर रहा था और इनब्रीडिंग की वजह से अब उसमें जेनेटिक बीमारियां आ चुकी हैं, आएंगी नहीं, आ चुकी हैं, वो ऑलरेडी इतना प्लांट या जो एनिमल है वो इतना, और क्योंकि हम प्लांट पढ़ रहे हैं तो प्लांट ऑलरेडी इतना ज्यादा मतलब कैरेक्टर्स में बिल्कुल लो है, कैरेक्टर वाइज लो का मतलब उसके जो फीचर्स है वो बहुत ज्यादा क्वालिटी में कम है। तो क्वालिटी में उसके कैरेक्टर्स कम हो रहे हैं, तो उसका किसकी वजह से, इनब्रीडिंग सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से। अब उसको हम चाहते नहीं कि ऐसा हो, हम चाहते हैं कि भाई हमारी अच्छी क्रॉप हो, अच्छी फसल हो। तो क्या कर सकते हैं, एक अनरिलेटेड इंडिविजुअल से उसकी क्रॉसिंग करा दी, मतलब पॉलिनेशन करा दिया। अनरिलेटेड इंडिविजुअल, अनरिलेटेड का मतलब ये नहीं कि स्पीशीज चेंज कर देंगे, स्पीशीज सेम रहेगी लेकिन दूसरे एरिया में। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी दूसरी कंट्री का हो तो सबसे बेस्ट, और अगर किसी दूसरी कंट्री का ना हो तो एटलीस्ट दूसरे स्टेट से हम एक नया, एक अलग तरीके का पॉलन, मतलब उसी स्पीशीज का बट पॉलन ग्रेन ले सकते हैं ताकि वो अनरिलेटेड हो जाए, और फिर उसकी क्रॉसिंग करा दो, है ना, 3-4 बार एटलीस्ट क्रॉसिंग, क्रॉस पॉलिनेशन जो हमने जीनोगैमी पढ़ा था, तो जीनोगैमी करा देते हैं उसकी काफी बार। उसकी मदद से वो जो डिप्रेशन में आया था, जो उसको बीमारियां थी, वो बीमारियों से अब हट जाएगा। ठीक है, तो दिस इज व्हाट द आउटब्रीडिंग इज। तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का मतलब मेथड्स, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिसकी वजह से हम क्या मेनली प्रमोट कर सकते हैं, जीनोगैमी। सो वी आर गोइंग टू प्रमोट जीनोगैमी। तो जीनोगैमी कैसे कैसे प्रमोट हो सकती है, मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स आर हर्मैफ्रोडाइट, मतलब कि बाइसेक्सुअल, मतलब कि पता ही है आपको कि मेल और फीमेल एक ही फ्लावर पे हैं। अब मेल और फीमेल अगर एक ही फ्लावर पे हैं तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, सेल्फ पॉलिनेशन कर सकता है। सेल्फ पॉलिनेशन को कैसे बचा सकते हैं, उसमें ये चीजें हैं। The flowers and the pollen grains are likely to come in contact with the stigma of the same flower, अगर bisexual है तो continued self pollination results in the inbreeding depression। अगर सेल्फ पॉलिनेशन कराते रहे तो उसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा। नाउ द फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप्ड मेनी डिवाइसेस, यानी कि मेथड्स टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब वो खुद नहीं चाहते सेल्फ पॉलिनेशन करना,
लेकिन वो बाइसेक्सुअल हैं तो वो कुछ और तरीका अपनाते हैं टू एनकरेज द क्रॉस पॉलिनेशन। किस तरीके से कि हम सेल्फ पॉलिनेशन को नहीं करेंगे और हम किसको एनकरेज करेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन को, यानी कि जीनोगैमी को एनकरेज करेंगे। अब ये देखिए, अगर जीटोनोगैमी उसमें हो गया तो वो तो उसकी किस्मत है, लेकिन प्लांट की कोशिश यही है कि वो जीनोगैमी कर सके। ठीक है। इन सम स्पीशीज द pollen release and stigma receptivity are not synchronized। मतलब या तो पोलन पहले मैच, ये एंथर जो है ये पहले मैच्योर हो जाएगा, स्टिग्मा तब तक मैच्योर ही नहीं हुआ। अगर ये गिर भी गया तो ये तब तक मैच्योर नहीं है, कुछ नहीं होगा, ये ग्रो ही नहीं करेगा। तो पोलन पहले मैच्योर हो गया, ये एक पॉइंट है। या फिर ऐसा हो सकता है कि भाई स्टिग्मा जो है, स्टिग्मा पहले मैच्योर हो जाए, पोलन ग्रेन का जो वो एंथर वाला पार्ट है वो एंथर बाद में मैच्योर हो रहा है। तो दिस इज कि हम इसको कह रहे हैं कि एंथर और स्टिग्मा जो है एक साथ मैच्योर नहीं हो रहे, सिंक्रोनाइज नहीं हो रहे, जो हमने ऑटोगैमी में ऑलरेडी पढ़ा था। Now, either the pollen is released before the stigma becomes receptive, or stigma becomes receptive much before the release of the pollen, जो भी हमने पढ़ा। अच्छा, इस चीज को मान लीजिए अगर पोलन ग्रेन जो है, एंथर जो है वो पहले मैच्योर हो जाता है तो दैट्स कॉल्ड प्रोटैंडरी, है ना। और अगर गलती से स्टिग्मा मैच्योर हो जाए पहले, दैट्स कॉल्ड प्रोटोगाइनी। सो प्रोटेंडरी एंड प्रोटोगाइनी, दीज आर द टू टर्म्स। ये वैसा कि हम वैसे हमारे एनसीईआरटी में लिखा नहीं है, बट जस्ट इन केस। ओके। In some other species, the anther and the stigma are placed at different positions so that the pollen cannot come in contact with the stigma of the same flower। उनको उनकी positions जो हैं वो अलग अलग कर दी गई हैं। ठीक है। तो किसी किसी में ऐसा भी है। बोथ दी डिवाइसेस, मतलब मेथड्स जो हैं ये प्रिवेंट करते हैं ऑटोगैमी को। द थर्ड डिवाइस टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। मतलब मान लीजिए ये वाला जो केस था, इसमें मान लीजिए मैं तो ये कह रहा हूँ कि चलो ये सेल्फ पॉलिनेशन हो ही गया और सिंक्रोनाइज्ड भी था, मतलब एक साथ वो मैच्योर हो भी रहे हैं, है ना। कौन एक साथ स्टिग्मा, वो सॉरी एंथर और स्टिग्मा मैच्योर हो भी रहे हैं। तो इसका पॉलन ग्रेन अगर यहाँ गिरा ना तो वो उगेगा नहीं, मतलब जर्मिनेट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इस ये डिटेक्ट करेगा कि ये तो मेरी बॉडी का है तो मैं इसको अलाउ नहीं करूँगा। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी मतलब खुद के पॉलन ग्रेन को ग्रो नहीं करने देगा, सेम स्पीशीज का दूसरे प्लांट का आएगा उसको ग्रो करने देगा। तो खुद के प्लांट के पॉलन ग्रेन को ग्रो नहीं करने दे रहा, जर्मिनेट नहीं करने दे रहा, दैट्स कॉल्ड सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है। दिस इज अ जेनेटिक, अब ये जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है उसके बारे में, दिस इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म एंड प्रिवेंट्स सेल्फ पॉलिनेशन। इससे सेल्फ पॉलिनेशन बचाते हैं फ्रॉम द सेम फ्लावर टू द और द अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। तो अगर सेम प्लांट का दूसरा भी फ्लावर है ना तो भी वो ग्रो नहीं करेगा। फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल्स बाय इनहिबिटिंग द pollen जर्मिनेशन और द pollen ट्यूब ग्रोथ इन द पिस्टल। pollen जर्मिनेट ही नहीं करेगा और हल्का सा जर्मिनेशन कर गया तो उसकी pollen ट्यूब नहीं बनेगी, है ना। अब pollen ट्यूब क्या होती है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो अनदर डिवाइस, एक और मेथड है टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इज प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। सबसे बेस्ट तरीका यूनिसेक्सुअल फ्लावर रखो। यहाँ पे हर्मैफ्रोडाइट जो हमने पढ़ा था बाइसेक्सुअल, उसका अगर हमने झंझट छोड़ दिया, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स अगर रख लिए तो वो सबसे बेस्ट है। Now, if both male and female flowers are present on the same plant, such as castor or maize, जिसको हम कहते हैं मोनोइशियस, it prevents autogamy but not geitonogamy। मतलब हो सकता है कि आप ऑटोगैमी तो बचा लो, है ना, लेकिन जीटोनोगैमी कैसे बचाओगे? मतलब एक प्लांट है और दो फ्लावर्स है, इस फ्लावर से इस फ्लावर पे आ गया, प्लांट सेम है, तो वो हमने पढ़ा था जीटोनोगैमी। तो जीटोनोगैमी भी पॉसिबल है। प्लांट का एम तो जीनोगैमी है लेकिन वो जीटोनोगैमी को रोक नहीं सकता। कहने का मतलब ये है, अगर वो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी नहीं शो करता तो फिर वो शो नहीं कर सकता। मान लीजिए ये प्रोटेंडरी प्रोटोगाइनी कंडीशन है तो उस केस में वो इन चीजों को नहीं रोक सकता। नाउ इन सेवरल स्पीशीज, कुछ स्पीशीज ऐसी है जैसे फॉर एग्जांपल पपाया हो गया, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स। तो मेल अलग प्लांट पे होगा, फीमेल डिफरेंट प्लांट पे होगा, दैट इज ईच प्लांट इज आइदर मेल और फीमेल। तो प्लांट ही मेल हो गया, प्लांट ही फीमेल, मतलब एक प्लांट है उसमें मेल ही मेल आएंगे, दूसरा प्लांट है उसमें फीमेल ही फीमेल आएंगे। तो इस तरीके का मैकेनिज्म प्लांट्स ने डेवलप करा है और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? डायोसी, है ना। ये आपको इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आपको पता होना चाहिए। दिस कंडीशन प्रिवेंट्स बोथ ऑटोगैमी एंड जिटोनोगैमी। अब तो डायोसी का एडवांटेज क्या हो गया? इससे ऑटोगैमी और जिटोनोगैमी दोनों नहीं होते, तो बचा क्या? जीनोगैमी, जो हमारा टारगेट था। तो दैट मींस दिस डायोसी will basically
एम फॉर जीरो क्या नहीं, तो हमारा टारगेट इससे पूरा होता है। ठीक है, तो ये है हमारा आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, किस तरीके से प्लांट जो है अलग अलग मेथड से सेल्फ पॉलिनेशन को बचा सकता है। एक और तरीका है जो कि आपको पता होना चाहिए, दैट्स कॉल्ड हेट्रोस्टाइली। अब हेट्रोस्टाइली को यहाँ पर इन्होंने इनडायरेक्टली एक हिंट दिया है कि डिफरेंट प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशंस। एक्चुअली डिफरेंट पोजीशंस का मतलब क्या होता है कि लेवल अलग अलग, मतलब मान लीजिए स्टिग्मा ऊपर है, एंथर नीचे है। कैसे, ये रहा हमारा स्टिग्मा और एंथर केवल इतना ही है। अब एंथर यहां से यहां जा नहीं सकता, आसानी से नहीं जा सकता एटलीस्ट, है ना। तो ये क्या शो कर रहा है, ये एक ऐसी कंडीशन हो गई कि हमने क्या करा इसको कि स्टिग्मा और एंथर का लेवल जो है वो अलग अलग कर दिया, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि एंथर तो कर दिया बहुत लंबा और स्टिग्मा कर दिया बिल्कुल जरा सा। तो इस कंडीशन में ये यहाँ जब इसके पोलन ग्रेन्स गिरेंगे तो वो दूर गिरेंगे, है ना। तो दूर गिरेंगे तो वो स्टिग्मा पे लैंड नहीं करेंगे, और अगर मान लिए एक आध गिर भी गया, है ना, जस्ट इन केस अगर एक आध गिर भी गया तो उसमें सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से चीजें होती हैं। जो मैं नाम बोल रहा था उसका नाम है हेट्रोस्टाइल। ठीक है, ओके। नाउ लेट्स स्टार्ट विद पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। अब पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन का मतलब क्या है, पिस्टल क्या होता है, पिस्टल पहले समझते हैं कि वैसे तो मैंने समझा रखा है, ये स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, स्टाइल थोड़ा सा गड़बड़ बन गया बट कोई बात नहीं, आप समझ सकते हैं। दिस इज स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ये पूरा का पूरा पिस्टल है। तो पिस्टल पॉलन ग्रेन के साथ कैसे रिएक्शन करता है और कैसे उन दोनों का इंटरेक्शन होता है और क्या क्या होता है बेसिकली, वो सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। ओके, पॉलिनेशन जब हो गया तो उससे गारंटी नहीं मिलती कि भाई सारा काम अब ओवर हो गया, नहीं, एक्चुअली में वहां तो काम स्टार्ट हुआ है। देखते हैं क्या कैसे। तो पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ राइट टाइप ऑफ पॉलन। मतलब हो सकता है चाइना रोज का फ्लावर है और जो पॉलन ग्रेन आके गिरा है, इंसेक्ट जो लेके आया है वो रोज का हो, चाइना रोज का नहीं, हिबिस्कस का नहीं हुआ, वो रोज का है, या फिर मान लीजिए पी प्लांट का है, या फिर किसी और फ्लावर का है, स्पीशीज ही चेंज है। तो वो क्या करेगा, एक्चुअली में वो ग्रो ही नहीं करेगा। वही पढ़ रहे हैं हम, द कंपैटिबल पॉलीगन ऑफ द सेम स्पीशीज, सेम स्पीशीज का होना चाहिए और कंपैटिबल होना चाहिए, मतलब कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी से बचा हुआ होना चाहिए, मतलब दूसरे प्लांट का होना चाहिए। एज स्टिग्मा often the pollen of the wrong type either from other species, ज्यादातर तो आते हैं दूसरे स्पीशीज से, या फिर from the same plant if it is, if it is self incompatible। अगर वो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी शो करता है तो वो सेम स्पीशीज के, सेम प्लांट के पॉलन ग्रेन को ग्रो नहीं करने देगा, दूसरी स्पीशीज के हैं तो भी नहीं ग्रो करने देगा, है ना। तो वो उस पर लैंड कर जाते हैं पर ग्रो नहीं करते, जर्मिनेट नहीं करते। द पिस्टल हैज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज पॉलन। इसका मतलब तो यही है कि पिस्टल जो है, मतलब जो स्टिग्मा है, बेसिकली स्टिग्मा स्टाइल होगी, ये रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कौन मेरी स्पीशीज का है, कौन मेरी स्पीशीज का नहीं है, कौन मेरे प्लांट का है, कौन मेरे प्लांट का नहीं। वेदर इट इज ऑफ राइट टाइप, कंपैटिबल है, या फिर रॉन्ग टाइप, या फिर इनकम्पैटिबल है, ये हमें पता लग जाता है। इफ इट इज ऑफ राइट टाइप यानी कंपैटिबल भी है और दूसरे प्लांट का है, दूसरे प्लांट का है बट सेम स्पीशीज का है, द पिस्टल एक्सेप्ट्स द पॉलन एंड प्रमोट्स पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स। पॉलिनेशन के बाद, पोस्ट पॉलिनेशन मतलब पॉलिनेशन के बाद के इवेंट्स अब चालू जाते हैं, जिससे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन फाइनली हो जाता है। अभी फर्टिलाइजेशन एकदम से नहीं हो जाएगा, उसकी डिटेल पढ़ेंगे। तो इफ द पॉलन इज ऑफ रॉन्ग टाइप, अगर वो गलत टाइप का होगा, द पिस्टल रिजेक्ट्स द पॉलन बाय प्रिवेंटिंग द पॉलन जर्मिनेशन ऑन द स्टिग्मा और द पॉलन ट्यूब ग्रोथ इन द स्टाइल। तो पॉलन ग्रेन जो है वो यहाँ पर इस जगह पर ग्रो ही नहीं कर पाएगा, किस पे, स्टिग्मा पे। तो अगर मान लीजिए ग्रोथ कर भी गया, हल्का सा ग्रोथ मान लीजिए कर भी गया, तो वो यहाँ पे जाएगा, स्टाइल के थ्रू जाएगा। क्यों स्टाइल के थ्रू क्यों जाएगा, क्योंकि ओवरी जो है, नीचे की साइड ओवरी जो है, इसके अंदर ओव्यूल प्रेजेंट है और ओव्यूल के अंदर एग प्रेजेंट है, तो जाना तो इसको यही है। लेकिन अगर ये रॉन्ग टाइप का है तो पॉलन ट्यूब इसका जर्मिनेशन नहीं होने देगी। ठीक है, वो सॉरी स्टिग्मा और जो स्टाइल है वो पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन नहीं होने देगा। एबिलिटी ऑफ द पिस्टल टू रिकॉग्नाइज द पॉलन फॉलोड बाय इट्स एक्सेप्टेंस, मतलब कि पहले तो एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना, ठीक है, सॉरी पहले तो रिकॉग्नाइज करना फिर एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना, इज
रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअस डायलॉग बिटवीन द पॉलन ग्रेन एंड द पिस्टल, मतलब पिस्टल और पॉलन जो है कंटिन्यूअसली एक रिकग्निशन में रहते हैं, कांटेक्ट में रहते हैं। तो दिस डायलॉग इज इमीडिएटेड बाय केमिकल कंपोनेंट्स, मतलब पॉलन ग्रेन जाके अपने केमिकल रिलीज करता है, स्टिग्मा पे अपने केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। इन केमिकल्स की वजह से ही एक स्टिग्मा जो है वो रिकॉग्नाइज कर पाता है कि सेम स्पीशीज का है या नहीं, और अगर सेम स्पीशीज का है तो क्या ये सेम प्लांट का है या नहीं है, ऑफ द pollen इंटरेक्टिंग विद दोस पिस्टल्स, है ना, जो पिस्टल से इंटरेक्ट करता है। इट इज only in recent years that botanists have been able to identify some of the pollen and pistil components and interactions leading to recognition, followed by the acceptance or rejection। रिकग्निशन से लेकर के मतलब कैसे रिकॉग्नाइज करता है, किस केमिकल से रिकॉग्नाइज होता है, तो वो हमने अभी कुछ सालों पहले ही पता करे हैं, और इतना ज़्यादा डिटेल अभी हमें पता नहीं है इसका अभी भी, लेकिन ये एक एरिया ऑफ रिसर्च है। तो हमें इतना पता है कि कुछ पर्टिकुलर केमिकल्स हैं जो कि क्या करते हैं, अलाउ करते हैं, कुछ पर्टिकुलर केमिकल्स वो पर्टिकुलर नहीं होंगे तो वो रिजेक्ट कर देगा, है ना। ठीक है, अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है। देखिए ये वाला पर्टिकुलर पार्ट तो है स्टिग्मा, है ना, और यहाँ पर ये जो ये वाला पार्ट, ये वाला, ये 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 पोलन ग्रेन्स है। क्या है बेटा, ये पोलन ग्रेन्स, और आप देख रहे हो पोलन ग्रेन ग्रो करके क्या बना रहे हैं, अल्टीमेटली पोलन ट्यूब बना रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड पोलन ट्यूब। ये ऐसे स्टाइल के थ्रू ग्रो करेगा, ये यहाँ पे ऑब्वियसली स्टाइल है ना, तो स्टाइल के थ्रू ग्रो करता है। और फिर उसके बाद जो ओवरी प्रेजेंट है, इतना एरिया ओवरी का है, तो ओवरी के अंदर अभी एंटर कर रही है कौन, पोलन ट्यूब, रेड कलर की एंटर करे, और एग सेल से मेनली फ्यूज करना, इसका मेन टारगेट क्या है, एग सेल के साथ फ्यूज कर देना। ठीक है, तो ये करना चाहता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। एज मेंशन्ड अर्लियर द फॉलोइंग कंपैटिबल पॉलिनेशन, द पॉलन अगर वो कंपैटिबल हुआ तो पॉलन ग्रेन जर्मिनेट्स ऑन द स्टिग्मा, स्टिग्मा में जनरेट करेगा, प्रोड्यूसेस अ पॉलन ट्यूब थ्रू वन ऑफ द जर्म पोर्स। अब ये जर्म पोर क्या होता है बताता हूँ। द कंटेंट ऑफ द पॉलन मूव्स इनटू द, ओके यहाँ पे शायद हमने एक पर्टिकुलर पार्ट छोड़ दिया, एज मेंशन, ओके ओके, मूव्स इनटू द, ये अच्छा ये रिपीट हुआ है, सॉरी सॉरी। द कंटेंट्स ऑफ द पोलन ग्रेन मूव इनटू द पोलन ट्यूब, वो पोलन ट्यूब में मूव कर जाते हैं। लेकिन अभी जो हमने पढ़ा कि पोलन ट्यूब जर्म पोर से ग्रो करती है वगैरह वगैरह, तो उस वो क्या चीज है अभी समझते हैं। देखिए ऐसे समझना है। ये एक पर्टिकुलर पोलन ग्रेन है, उसके हमने चीजें पढ़ी थी, और मैंने आपको एक बताया था कि एक जर्म पोर होता है ना, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये जर्म पोर है, ये वाला जो एरिया जो खाली है, यहीं से क्या होगा, जो है सेल ग्रो करके पोलन ट्यूब निकालेगा। तो मान लीजिए जर्म पोर इधर की साइड भी होगा क्योंकि ऐसे, तो अब इस एरिया से, यहाँ के एरिया से एक पोलन ट्यूब ऐसे बाहर आ है इस तरह से। ये हमने पहले ही पढ़ा है, तो ज़रूर हमारे पास पहले का एक एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट होगा जिसमें हमने पढ़ा है, आई थिंक नहीं है, मगर मैंने आपको बताया ज़रूर होगा। ओके हाँ, ये रहा पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन में हमने पढ़ा है कि ये रहा जर्म पोर, और देखिए जर्म पोर से क्या बनती है, पोलन ट्यूब, है ना, तो वहां से पोलन ट्यूब निकलती है। तो इसी तरीके से यहीं से ही पोलन ट्यूब जो है वो ग्रो करेगी। ठीक है, और हमने पढ़ा भी था कि उसके अंदर एक जनरेटिव सेल होता है, एक वेजिटेटिव सेल होता है ना। तो जनरेटिव सेल आगे जाके हमने पढ़ा था दो मेल गैमीट्स बनाएगा, यहाँ पर मेल गैमीट बनेंगे, और मेल गैमीट नंबर 1 मान लेते हैं, और ये मेल गैमीट नंबर 2 मान लेते हैं। दो मेल गैमीट बनेंगे आगे जाके, वो हम पढ़ेंगे। ओके ठीक है, तो इसमें आ जाते हैं हम। अब होगा क्या, देखिए मान लीजिए ये यहाँ से एंट्री कर रही है, दिस इज द पोलन ट्यूब एंट्रिंग, आपको दिख रहा है, तो दो मेल गैमीट्स, लेकिन ये कहाँ से आए हैं, दो मेल गैमीट्स, और तीसरा ये रहा। देखिए वेजिटेटिव न्यूक्लियस तो वेजिटेटिव सेल से आया, जो भी हमने पढ़ा था वेजिटेटिव, उसमें दो सेल्स थे, वेजिटेटिव और जनरेटिव। तो ये आए हैं जनरेटिव से, दोनों दो मेल गैमीट्स हैं, और दोनों किससे आए हैं, जनरेटिव न्यूक्लियस। जनरेटिव न्यूक्लियस मतलब जनरेटिव सेल के न्यूक्लियस से आए हैं। ठीक है, अच्छा आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ये एंटर किसके थ्रू कर रहे हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस के थ्रू एंटर कर रहे हैं।
किसके थ्रू एंटर कर रहे हैं? फिलीफॉर्म एपरेटस के थ्रू एंटर कर रहे हैं। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि फिलीफॉर्म एपरेटस क्या होता है। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि पोलन ट्यूब की एंट्री में मदद करते हैं। ठीक है, फिर अब ये कहाँ एंटर करेगा? फिलीफॉर्म एपरेटस के बाद ये एंटर करेगा थ्रू द सिनर्जिड्स। थ्रू द सिनर्जिड्स ये क्या करेगा? एंटर करेगा। तो सिनर्जिड्स के थ्रू एंटर करा। ठीक है, अब ये क्या करेगा? एक मेल न्यूक्लियस तो जाएगा एग के पास, इस एग न्यूक्लियस के पास। ठीक है, एक मेल गैमीट तो जाएगा यहाँ, और एक मेल गैमीट जाएगा यहाँ पे, क्योंकि दो है मेल गैमीट है ना, तो एक जाएगा इन दोनों सेल के पास, जिसको हम बोल रहे हैं कि पोलर न्यूक्लिया। ठीक है, तो अब होगा क्या? देखिए, एक तो यहाँ पे ये देखिए, एक ये तो एग सेल है, ये तो एग न्यूक्लियस है, और ये वाला मेल गैमीट है। तो ये वाला एग सेल और ये वाला जो मेल गैमीट है, ये दोनों तो आपस में फ्यूज है। ये दोनों आपस में फ्यूज हो जाएंगे। अब ये दो पोलर न्यूक्लियाई और ये वाला जो मेल गैमीट है, ये तीनों आपस में फ्यूज हो जाएंगे। बात समझ में आई आपको? तो एक एग सेल, एक मेल गैमीट और दो पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमीट, ऐसे फ्यूजन होगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें बनती हैं। ये सब जो चीज़ें हैं हमारे आर्टिफिशियल, ये सब चीज़ें अभी आ जाएंगी। द पॉलन ट्यूब ग्रोज थ्रू द टिश्यूज ऑफ द स्टिग्मा, वो स्टिग्मा के थ्रू ग्रो करती है, एंड स्टाइल एंड रीचेज द ओवरी, जो कि हमने यहाँ पढ़ा है कि स्टिग्मा, ये स्टिग्मा था, ये पॉलन स्टाइल था, उसके थ्रू ग्रो करेगा और ओवरी में रीच कर जाएगा। You would recall that some plants, कुछ plants में pollen grains are shedded two celled condition। हमने ये पढ़ा था टू सेल्ड, हमने पढ़ा था रेशियो 60-40 का, है ना, 60% 40%। तो हमने 60% पढ़ा था कि टू सेल्ड स्टेज पे होता है। वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, ये दो होते हैं। इन सच प्लांट्स द जनरेटिव सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म्स अ टू मेल गैमीट। जैसा कि मैंने आपको बताया, दो मेल गैमीट जनरेटिव सेल्स के न्यूक्लियस से आते हैं। ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब इन द स्टिग्मा, जैसे ही ग्रो कर रही होती है, ये काम तभी हो जाता है। इन प्लांट्स व्हेन विच शेड पोलन, विच शेड पोलन इन द थ्री सेल्ड कंडीशन। अब मान लो 40% जो बचे हुए हैं, हम उसकी बात करें तो द पोलन उसमें क्या होता है? थ्री सेल्ड स्टेज पे होगा। ठीक है, द पोलन ट्यूब्स कैरी टू मेल गैमीट्स फ्रॉम द बिगिनिंग, उसमें पहले से ही है। लेकिन 60% में क्या होता है? पहले शेड हो गया, फिर वो ग्रो कर रहा है, जो पोलन ट्यूब बन रही है उसके बीच में डिवाइड। लेकिन थ्री सेल्ड वाले में पहले से ही डिवाइड होके ही वो पोलन गेना है ना, ऐसे है। तो द पोलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी एंटर्स द ओव्यूल, वो ओव्यूल में एंटर कर लेती है थ्रू द माइक्रोपाइल, एंड देन एंटर्स वन ऑफ द सिनर्जिड्स थ्रू द फिलीफॉर्म एपरेटस। अभी हमने यहीं तक पढ़ा। क्या पढ़ा था हमने? कि देखिए, फिलीफॉर्म एपरेटस के थ्रू और सिनर्जिड्स के थ्रू वो क्या करते हैं? एग न्यूक्लियस के पास तक आ जाते हैं, है ना, ये पढ़ा था हमने। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, हमने एक और चीज पढ़ी है कि देखिए, ओव्यूल जो हमने पढ़ा था, ओव्यूल ध्यान है हमने क्या पढ़ा था? मैं आपको दिखाता हूँ ओव्यूल का स्ट्रक्चर, जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। ये था ओव्यूल, है ना। अब मैंने आपको इसमें एक चीज बताई थी कि अगर मान लीजिए यहां से, अभी इसमें थोड़ा सा ये गंदा हो रहा है, चलिए मैं क्लियर कर देता हूँ। ओके, हाँ, जस्ट सेकेंड, हाँ जी। हाँ, इस वाले पर्टिकुलर ये जो माइक्रोपाइल है, अब इसमें ये डिपेंड करता है कि पोलन ट्यूब किस साइड से एंटर कर रही हो सकता है वो माइक्रोपाइल से एंटर करे, ज्यादातर केसेस में माइक्रोपाइल से एंटर करती है, मैक्सिमम में। लेकिन कभी कभी वो इंटेग्यूमेंट से, मतलब कि यहां से भी एंटर कर सकती है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी यहाँ की भी है और पॉसिबिलिटी यहाँ की भी है, मतलब चलाजा से भी एंटर कर सकती है। तो माइक्रोपाइल, इंटेग्यूमेंट्स और चलाजा, तीन पॉइंट्स होते हैं एंट्री के। मैक्सिमम टाइम वो किससे एंटर करती है? माइक्रोपाइल से एंटर करती है। ठीक है, और माइक्रोपाइल पे क्योंकि पोर प्रेजेंट है, तो हम इसको बोलते हैं पोरोगैमी। क्या बोलते हैं? पोरोगैमी। ठीक है, मतलब पोर के थ्रू, एक होल के थ्रू एंटर कर रही है। ठीक, कौन? पोलन। ठीक है, अब आगे आते हैं। तो फिलीफॉर्म apparatus के थ्रू, ठीक है, many recent studies have shown that the filiform apparatus present at the micropylar end, जो कि micropylar end की तरफ होता है, of the synergist guides the entry of the pollen tube। तो माइक्रो जो फिलीफॉर्म apparatus है, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो क्या करता है? गाइड करता है कि pollen tube की एंट्री को किधर से एंटर करना है।
ऑल दीज इवेंट्स फ्रॉम द पोलन डिपोजिशन फ्रॉम द स्टार्ट द पोलन डिपॉजिट होता है स्टिग्मा पे अंटिल द पोलन ट्यूब एंटर्स द ओव्यूल, मतलब और तब तक कब तक, जब तक कि पोलन ट्यूब एंटर नहीं कर जाता। तो स्टिग्मा का लैंड होना और पोलन ट्यूब की एंट्री ओव्यूल के अंदर, ये सारे के सारे किसके अंडर आते हैं, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के अंदर। अच्छा, तो उसके बाद के इवेंट किसके अंदर आएंगे, उसके बाद के इवेंट्स फिर हम कहते हैं कि वो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेसेस में आते हैं। ठीक है, एज पॉइंटेड आउट अर्लियर, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन इज अ डायनेमिक प्रोसेस, मतलब ये चलता फिरता प्रोसेस है, ये हमेशा काम में आता है ना, मतलब हमेशा चलता रहता है, बीच में रुकेगा नहीं कि मतलब आज 1 इंच पोलन ट्यूब बढ़ गई फिर अगला 3 दिन बाद बढ़ेगी, ऐसा नहीं है, चलता रहेगा प्रोसेस। Involving pollen recognition followed by the promotion or inhibition of the pollen. The knowledge gained in this area would help the plant breeder in manipulating pollen-pistil interaction, even in incompatible pollinations to get desired hybrid. मतलब अगर इसकी नॉलेज किसी प्लांट ब्रीडर जो प्लांट की ब्रीडिंग कराता है, अगर उसके पास है किसकी, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन की, कैसे कैसे पॉलन ट्यूब ग्रो होती है वगैरह वगैरह, तो इसके केस में हम अगर मान लो एक हाइब्रिड बनाना चाह रहे हैं, हाइब्रिड मतलब कि दो प्लांट्स, दो डिफरेंट स्पीशीज के प्लांट को मिक्स करना चाह रहे हैं, लेकिन समस्या ये है कि डिफरेंट स्पीशीज का ग्रो ही नहीं कर रहा, लेकिन हम चाहते हैं कि ग्रो करे, हाइब्रिड बनाना है, तो हम ऐसा केमिकल डाल सकते हैं स्टिग्मा पे जो कि उसको कंपेल करे कि पोलन ट्यूब बना दे, है ना, ऐसा कर सकते हैं। तो ये बात लिखी गई है, ठीक है। You can easily study pollen germination by dusting some pollen from the flowers such as pea, chickpea, crotalaria, balsam, and vinca on a glass slide containing a drop of sugar solution about 10%। मतलब कि ये एक तरीका है किसको ऑब्जर्व करने का, पॉलन ग्रेन्स को ऑब्जर्व करने का, पॉलन ग्रेन्स के स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करने का, पॉलन ग्रेन्स को ऑब्जर्व करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, और ये एक्सपेरिमेंट आपके सिलेबस में भी है, तो आपको स्कूल में कराया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं सीधे नेक्स्ट पैराग्राफ पे। अब ब्रीडर मतलब जो ब्रीडिंग कराता है, प्लांट का रिप्रोडक्शन कराता है, is interested in the cross different species and often genera to combine desirable characters to produce artificially superior varieties। जैसा कि मैंने कहा, एक स्पीशीज ए है और एक स्पीशीज बी है, हम चाहते हैं कि दोनों के कैरेक्टर्स आ जाए, मतलब कि मान लीजिए एक है मैंगो जो साइज में बड़ा है और एक मैंगो है छोटा सा है लेकिन वो मीठा बहुत ज़्यादा है, हम चाहते हैं कि ऐसा बड़ा मैंगो आए जो मीठा है, तो हमने यहाँ पे ले लिया फॉर एग्जांपल साइज, और यहाँ पे ले लिया मान लीजिए उसका मिठास, मिठासों की इंग्लिश में क्या कहेंगे, शुगरी, शुगर, शुगरी बोलेंगे, हाँ चलिए ओके, एनीवे तो आप समझ गए मिठास है ना। तो अब हम चाहते हैं कि उसका ए बी कैरेक्टर दोनों, तो उसका साइज भी अच्छा जाए और उसके अंदर के शुगर्स यानी कि मिठास जो है वो भी बढ़ जाए, तो दिस विल नाउ बी कॉल्ड एज, तो हम चाहते हैं कि ऐसा हाइब्रिड बन जाए। तो ये काम करा सकते हैं क्या, बिल्कुल करा सकते हैं। कैसे करा सकते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि ये नेचुरल तो होगा नहीं, अलग से आर्टिफिशियली कराना पड़ेगा, और हाइब्रिड बनाने का काम हो गया हाइब्रिडाइजेशन। अब आर्टिफिशियली करा रहे हैं क्योंकि नेचुरल तो हो नहीं रहा, तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज वन ऑफ द मेजर अप्रोचेस ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। किसी क्रॉप को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए, क्रॉप की ईल्ड बढ़ाने के लिए, पैदावार बढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छा प्रोसेस है। इसमें क्या करते हैं, इन सच crossing experiment it is important to make sure that only desired pollen grains are used for pollination and the stigma is protected from contamination। मतलब केवल हम उसी pollen grain को लेते, उसी species के pollen grain को और उसी pollen को लेंगे जिसके अंदर वो particular character होगा, और ये हमारी कोशिश रहती है कि स्टिग्मा पे पहले से कोई या उसी स्पीशीज का डिफरेंट प्लांट के, मतलब प्लांट डिफरेंट है लेकिन सेम स्पीशीज का पहले से ही स्टिग्मा पे ना ग्रो करे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा वाला ग्रो करे। तो स्टिग्मा को प्रोटेक्ट भी करना है, कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं, दिस इज अचीव्ड बाय इवैस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक्स। तो इवैस्कुलेशन और बैगिंग नाम का एक प्रोसीजर होता है, वो हम परफॉर्म करते हैं। इवैस्कुलेशन का मतलब क्या होता है, देखिए एक प्लांट है जिसमें एंथर प्रेजेंट है और उसी प्लांट में स्टिग्मा प्रेजेंट है, लेकिन हम चाहते हैं क्या, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करना, मतलब हम चाहते हैं कि हम जो एंथर डालें वो इस पे ग्रो करे। हमने क्या करा, इसके एंथर को पहले ही काट दिया, एंथर को पहले ही कट कर दिया फिलामेंट सहित, तो अब क्या बचा, स्टिग्मा बचा, सारे एंथर निकाल।
तो इफ द फीमेल पेरेंट्स बियर बाइसेक्सुअल फ्लावर, अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है, द रिमूवल ऑफ ऑन एंथर्स फ्रॉम द फ्लावर बड बिफोर एंथर डेहिसिस, एंथर के फटने से भी पहले हमने एंथर निकाल दिया यूजिंग अ पेयर ऑफ फोर्सेप, है ना, जो छोटे से चिमटे होते हैं, इज नेसेसरी। तो ऐसा करने को हम क्या बोलते हैं? इमैस्कुलेशन। तो रिमूवल ऑफ एंथर्स फ्रॉम द फ्लावर बिफोर इट डेहिसिस, क्या बोलते हैं उसको? इमैस्कुलेशन। तो अब इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स होंगे हैव टू बी कवर्ड विद अ बैग ऑफ अ सुइटेबल साइज जनरली मेड अप ऑफ बटर पेपर। तो एक बटर पेपर लिया हमने और उसको एक बैग बना के स्टिग्मा के चारों तरफ बांध दिया, जिससे उसमें कंटामिनेशन ना हो जाए, जिससे कोई और पॉलन ग्रेन आके ना बैठे। तो ये तो हमने हटा दिया था। क्या हटा दिया था? एंथर तो हमने हटा दिया था, है ना, ये हमने हटा दिया था। अब बचा स्टिग्मा। अब इस स्टिग्मा पे हम क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि भाई हमने ना इसको कवर कर दिया और यहाँ पर इसको बांध दिया। ऐसा करने से क्या होगा? इस पर पॉलन ग्रेन नहीं गिरेगा, कोई और सा पॉलन ग्रेन नहीं गिरेगा। जब हमें गिरना होगा हम ये बटर पेपर वाला एक कवरिंग जो है ये हम हटा दें। इस प्रोसेस को, कवर करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बैगिंग। एक बैग बांध, है ना। तो व्हेन द स्टिग्मा ऑफ द बैग्ड फ्लावर्स अटेन्स रिसेप्टिविटी, जब इसका स्टिग्मा पूरा मैच्योर हो जाता है, तो मैच्योर पॉलन ग्रेन्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द एंथर ऑफ द मेल पेरेंट, जिससे हमें कलेक्ट करने हैं वहां से एंथर लिए और स्टिग्मा पे डस्ट करा दिए। द फ्लावर्स आर रीबैग्ड, उसके बाद हमने उसको वापस चढ़ा दिया। क्यों वापस क्यों चढ़ा दिया? क्योंकि हम ये नहीं चाहते अब दोबारा कोई और ग्रो कर जाए, और हो सकता है किसी दूसरे पॉलन ग्रेन की ग्रोथ हमारे वाले से ज़्यादा अच्छी हो, और हम ये चाहते नहीं है, तो हमने उसको वापस कवरिंग कर दी। एंड द फ्रूट्स आर अलाउड टू डेवलप, मतलब हम, और फिर हम तब तक उसका ध्यान रखते हैं जब तक उसमें फ्रूट नहीं बन जाता। ठीक है, ओके। If the female parent produces unisexual flowers, there is no need for emasculation। तो उसमें emasculation करने की तो जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है? केवल और केवल स्टिग्मा प्रेजेंट है। द फीमेल फ्लावर बर्ड्स आर बैग बिफोर द फ्लावर ओपन्स। तो इसमें हम पहले से ही बैगिंग करके रखेंगे, इमैस्कुलेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्लावर में एंथर प्रेजेंट नहीं है ना, तो इसमें बस बैगिंग कर देते हैं। व्हेन द स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव, जब पूरा रिसीव करने लायक हो जाएगा, द पॉलिनेशन हम करा देते हैं, कैरीड आउट यूजिंग द डिजायर्ड पॉलन से, और फ्लावर को वापस क्या कर दिया? रीबैग कर दिया। इतनी सी बात, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। डबल फर्टिलाइजेशन हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो दैट्स इट।